नमस्कार। आज के वीडियो में मानव अधिकार से संबंधित जो तथ्य हैं उन पर चर्चा की जाएगी। मानव अधिकार शब्दावली जो आज आधुनिक विश्व के परिदृश्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित की जाती है, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। इसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में क्रूरता से मानव या मनुष्य की जो हत्याएं की गईं, उसी परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार या मानव होने के नाते मानव के अधिकार क्या हैं, इनका जन्म होता है। चूँकि मानव अधिकार एक नवीन अवधारणा है और ये द्वितीय विश्व युद्ध काल के बाद इसका विकास होता है। सबसे पहले इसको आधिकारिक रूप से एक मंच के माध्यम से प्रसारित करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की द्वारा किया गया। यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया। उसमें 30 अधिकारों की मान्यता दी गई, यानी मानव होने के नाते मनुष्य को 30 प्रकार के अधिकारों की बात की गई। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाने की जो प्रथा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू की गई। अब यहाँ पर एक बात यह आती है कि ये मानव और अधिकार यानी मनुष्य होने के नाते जो अधिकार है, ये नहीं कि हम किसी देश के नागरिक होने के नाते जो हमें अधिकार मिले हैं वो हर देश के परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन मानव होने के नाते जो हमको अधिकार प्राप्त होते हैं, वो जो अधिकार भारत में है वही इंग्लैंड में है, वही अमेरिका में। यानी मनुष्य एक सार्वभौमिक प्राणी है और सार्वभौमिक प्राणी होने के नाते उसको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका स्वरूप भी क्या है? सार्वभौमिक। तो मानव अधिकार की एक सरल परिभाषा के रूप में, मानव अधिकारों को अगर परिभाषा के रूप में हम संजोना चाहें तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते प्राप्त, यानी जो मानव अधिकार प्राप्त हैं वो व्यक्ति को इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि वो मनुष्य है और मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन, यानी मानव ऐसे नहीं है कि मानव पैदा हुआ और मरकर चला गया। वो परिपूर्ण और मानवीय गरिमा युक्त, मानवीय जो मानवता होती है उसके अनुकूल ही जीवन जीने के लिए उसको ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। कानूनी अधिकार भी व्यक्ति को प्राप्त, लेकिन मानव होने के नाते प्राप्त नहीं, नागरिक के रूप में प्राप्त। जो कानूनी अधिकार हैं वो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त नहीं, व्यक्ति को एक राज्य का नागरिक होने के, यानी नागरिक के रूप में उसको कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन मानव अधिकार पर किसी देश के कानून से कोई संबंध नहीं है, वो सार्वभौमिक हैं और वो सिर्फ इसलिए उन्हें प्राप्त हैं क्योंकि वो मानव, यानी मनुष्य होने के नाते जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को जो प्राप्त हैं वो क्या है? वो मानवाधिकार।
मानव अधिकार व्यक्ति को ही प्राप्त, मानव अधिकार व्यक्ति को ही प्राप्त है, पर नागरिक होने के नाते मानव होने के रूप में प्राप्त नहीं। यानी मानवाधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन वो किसी देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त नहीं है। इसमें राज्य की सीमा नहीं लगाई जाती। यानी मानवाधिकारों में हम किसी प्रकार की सीमा यानी किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं खड़ी कर सकते। मानवाधिकार पहले है, अगर अधिकारों के रूप में हम इन्हें जानते हैं तो मानव अधिकार पहले हैं, नागरिकता बाद में। यानी अधिकार पहले हैं, यहाँ पर क्या है, अधिकार पहले हैं, कर्तव्य बाद में। यानी मानव होने के नाते हमें जो जन्म से अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार, प्रकृति से जो हमें मनुष्य होने के नाते जीवन जीने के लिए अधिकार प्राप्त हैं, उसको हम कहते हैं मनुष्य के या मानव के अधिकार। मानव अधिकार की विशेषताएं क्या क्या हैं? मानव अधिकार की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो जो पहली विशेषता हमारे सामने आती है, मानव अधिकार जन्मजात होते हैं। यानी मनुष्य के जन्म लेते ही ये मनुष्य मानव को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? ये सार्वभौमिक होती है। यानी मानव अधिकार की जो प्रकृति है वो कैसी है? वो सार्वभौमिक होती है। हर जगह उसी स्वरूप में उन्हें स्वीकार किया जाएगा। जिस जगह एक जगह स्वीकार किया जाता है, उसी तरह पूरे विश्व में या पूरे संसार में उसे स्वीकार किया जाएगा। तीसरा है प्राकृतिक अधिकारों का पुनर्जन्म। यानी जो पूर्व में जो इंग्लैंड के राजनीतिक विचारकों ने, हॉब्स, लॉक और रूसो ने जिस प्राकृतिक अधिकार की कल्पना की थी, उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों का फिर से मानवाधिकार के रूप में एक पुनर्जन्म। प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत जॉन लॉक, आधुनिक युग का सबसे पुराना सिद्धांत, जो प्राकृतिक सिद्धांत सामने आया था, वो जॉन लॉक द्वारा दिया गया था। इसके बाद इस पर एक कमेंट है मैक्सी का। लॉक को क्रांतिकारियों का दार्शनिक कहा है, क्योंकि मानव अधिकारों का बौद्धिक पिता माना जाता है। यानी मानव अधिकारों के विषय में लॉक सबसे पहले चर्चा करता है और इसीलिए मैक्सी महोदय उसे मानव अधिकारों का बौद्धिक पिता मानते हैं। ये तो हो गया मानव अधिकार से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य जो आवश्यक होते हैं। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? इसका गठन कैसे होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? और इसके सदस्य कितने होते हैं? ये सब जानेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, ये कैसी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ये महत्वपूर्ण, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। क्यों? अगर ये संवैधानिक संस्था होती तो हमारे संविधान में इसका उल्लेख होता। अगर हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है तो इसका मतलब ये संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ये कैसी संस्था है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है? तो ये एक संविधिक संस्था है।
कैसी संस्था है? संविधिक संस्था है। क्यों? क्योंकि ये संसद के कानून से निर्मित की गई। संसद द्वारा कानून बनाया गया और उस कानून के तहत इस संस्था का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक अधिनियम संसद द्वारा 1993 में पारित किया गया और उसी के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। 2006 और 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार के कानूनों में संशोधन किया गया और ये संशोधन परिस्थितियों के अनुकूल इसको नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया गया। इसका गठन कैसे होता है? इसका गठन जो होता है वो होता है, अब इसकी चर्चा हम कैसे करेंगे? यानी जो संशोधन के बाद जो प्रक्रिया आई, यानी 2019 में जब संशोधित करके इसकी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया, उसके अनुसार इसमें का गठन किस प्रकार होता है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष के साथ साथ इसके 5 सदस्य होते हैं और 5 सदस्यों के साथ साथ 7 पदेन सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। यानी कुल मिलाकर यह 13 सदस्यीय आयोग होता है। यानी इसमें कुल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये 13 सदस्य होते हैं। अब अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे और कौन हो सकता है? तो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, ये भी उच्चतम न्यायालय का ही होना चाहिए। इससे पहले जब ये बना था तो एक ही शर्त थी, वो क्या थी कि उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। इसमें जो नया बदलाव किया गया वो ये किया गया कि इसमें उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड किसी भी जज को बनाया जा सकता है अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं। सदस्य उच्चतम न्यायालय का जज होता है अवकाश प्राप्त, यानी इसका जो सदस्य बनता है वो कौन हो सकता है? अवकाश प्राप्त उच्चतम न्यायालय का जज। और दूसरा सदस्य जो होगा वो कौन होगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में हो। और तीसरा सदस्य मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में, यानी मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाला, यानी जो तीसरा सदस्य होगा वो मानवाधिकार के विषय में विशेष योग्यता रखता। और इन तीनों में से एक महिला का होना अति आवश्यक है, ये आवश्यक शर्त है। जो 7 पदेन सभा सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो 7 पदेन सदस्य होते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, बैकवर्ड राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, बाल अधिकार आयोग का अध्यक्ष,
दिव्यांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष, ये क्या होते हैं? ये सब इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये सभी जो होते हैं, इतने आयोगों के जो 7 आयोग हैं, ये सभी इसके पदेन सदस्य होते हैं। विशेष एक कंडीशन और है, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जिसे लिया जाता है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिकारी होता है। यानी विशेष आमंत्रण सदस्य के रूप में जिसे लिया जाता है वो कौन होता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिकारी। नियुक्ति कैसे होती है? यानी इसके अध्यक्ष की और सदस्य की नियुक्ति कैसे होती है? तो इसकी नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति के परामर्श के द्वारा करता है। और ये समिति में कौन कौन होता है? तो समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वर्तमान प्रधानमंत्री। सदस्य कौन कौन होते हैं? 6 सदस्यीय जो समिति होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री होता है, और इसके जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और लोकसभा में विपक्ष का नेता, और भारत का गृह मंत्री। जब ये 6 सदस्यीय समिति रिकमेंड करके राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि इस व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद पदमुक्ति। पदमुक्ति और कार्यकाल। तो कार्यकाल जो है ये 3 वर्ष का है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। और 70 वर्ष की आयु तक, यानी 3 वर्ष के पहले अगर 70 वर्ष पूरी हो जाती है तो वो रिटायरमेंट हो जाएगा, और 3 वर्ष के बाद भी अगर 70 नहीं पूरी होती तो वो दोबारा नियुक्त हो सकता है। पदमुक्ति कैसे की जाएगी? अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति पद मुक्त करता है। यानी चाहे अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, ये पदमुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किस आधार पर? भाई किसी व्यक्ति को आप पद से निकाल रहे हैं तो ये तो हमारा संविधान भी कहता है कि उसे ये जानने का अधिकार है कि आप उसे पद से या किस कारण से निकाल रहे हैं। तो पहली चीज क्या है? यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यदि वह लाभ के पद में नियोजित हो, यानी अपने पद में रहते हुए भी वो कोई दूसरा लाभ का पद धारण करता है। शारीरिक व मानसिक शैथिल्यता, यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो, यानी पागल, और न्यायालय ने इसकी घोषणा कर दी हो कि ये पागल है, न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए क्या हो? वो दोषी ठहराया गया हो, यानी न्यायालय में कोई मुकदमे में उसे क्या कर दिया गया हो? दोषी ठहरा दिया गया हो। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? कदाचार और अक्षमता। ये 2 चीजें हैं, यानी इन 2 चीजों के कारण ही उसे अपनी पद से हटना पड़ सकता है। कदाचार और असमर्थता। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष या सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच के तत्पश्चात की गई सिफारिश के आधार पर उसे
राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और ये जो उच्चतम न्यायालय जांच करके राष्ट्रपति को जो सूचित करती है, तो क्या इस सूचना को राष्ट्रपति के लिए मानना आवश्यक है? नहीं। यह सलाहकारी शक्ति है केवल। और दूसरी चीज, लाभकारी नियोजन क्या है? तो लाभकारी नियोजन का मतलब क्या है? सरकारी और निजी दोनों से, सरकारी पद, निजी पद या निजी व्यवसाय, इन तीनों चीज़ों से इसके लिए जो व्याख्या की गई है लाभ के पद की, वो ये की गई। कार्य एवं शक्तियाँ, तो कार्य एवं शक्तियाँ इसकी जो हैं, स्वयं या किसी व्यक्ति की शिकायत पर, स्वयं या किसी व्यक्ति के शिकायत पर जो ये काम करता है, तो ये कैसे करता है? मानव अधिकार के हनन होने पर, लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में की गई लापरवाही, न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधित मामलों में न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना, किसी जेल या ऐसी जगह जहां लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है उसका दौरा करना और सुधार की सिफारिश करना, ये इसकी कार्य एवं शक्ति। इसकी भूमिका क्या है? मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करके अपनी रिपोर्ट केंद्र व राज्य सरकार को भेजता है जैसी स्थिति होती है। सरकार आयोग की रिपोर्ट सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आयोग के द्वारा दिए गए परामर्श के संदर्भ में सरकार को 1 माह के भीतर रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को देनी पड़ती है। इसके बौद्धिक कार्य क्या क्या हैं? मानवाधिकार से संबंधित कानूनों की समीक्षा व सुधार करना, आतंकवाद को रोकने और मानवाधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुझाव देना, मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दस्तावेजों का अध्ययन करना एवं उनके क्रियान्वयन की सिफारिश करना, मानवाधिकार आयोग के संबंध में शोध और अनुसंधान करना, समाज में मानवाधिकार शिक्षा का प्रसार करना, एनजीओ और मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को बढ़ावा देना। लेकिन कार्यप्रणाली कैसे है इसकी? कार्यप्रणाली, प्रधान कार्यालय इसका जो है वो दिल्ली में, वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अपना कार्यालय खोल सकता है, ये उसको अधिकार प्राप्त। आयोग केंद्र व राज्य में किसी भी जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है, यानी आयोग केंद्र या राज्य से किसी से भी जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है। आयोग के पास एक जांच दल होता है, यानी इसका स्वयं का एक जांच दल होता है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? 1 वर्ष से ज़्यादा समय बीतने के बाद, यानी कोई घटना अगर घटित हुई है और उस घटना को घटित हुए 1 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत गया है, ये जांच के लिए अधिकृत नहीं है। यानी वही जांच ये कर सकता है जो 1 साल के अंदर हो, और 1 साल के बाद वाली किसी घटना की यह जांच के लिए अधिकृत नहीं है। 1 वर्ष से पहले घटित किसी मामले की जांच ये कर सकता है। ये कैसी संस्था है? ये परामर्शदात्री संस्था है। आयोग अपनी कार्यप्रणाली में सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त, यानी इसे अर्ध न्यायिक शक्तियां प्राप्त। तो मित्रों,
राष्ट्रीय मानवाधिकार और मानव अधिकार से संबंधित जो टूटी फूटी जानकारी थी वो आपके सामने पेश की गई। आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि अगर ये पसंद आए तो मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और इसी तरह की अन्य जानकारियाँ आपको हम उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।